नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं श्रोत शास्त्री आज फिर आपके सामने संस्कृत कक्षा के अंतर्गत छठी कक्षा का पाठ 6 जिसके अभ्यास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में आपने संस्कृत शब्दों को जाना जिसमें वृक्ष की विशेषताओं को प्रकट किया था। ठीक है बच्चों, तो आज अभ्यास के अंतर्गत उन्हीं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम शब्दों के शब्द रूपों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ इस पाठ का अभ्यास भी हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रथम प्रश्न के अंतर्गत शब्द दिए हुए हैं। जैसे आपने पाठ पढ़ते हुए शब्दों को पढ़ा है, जैसे वन। अब देखिए वन का शब्द रूप वनम, वनम, वने, वनानी। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि वन, वनम, वने, वनानी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत वनम, वने, वनानी जो कि एक नपुंसकलिंग शब्द है। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि नपुंसकलिंग होता क्या है। नपुंसकलिंग क्या होता है? जो अस्थायी रूप से, जो चलायमान न हो, जो स्वतः चलायमान न हो, ऐसे नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। तो वनम, तो वन कैसा है? चलायमान नहीं है, तो इसलिए इसे नपुंसकलिंग शब्द कहेंगे। तो नपुंसकलिंग शब्द के अंतर्गत शब्द रूप किस प्रकार से होंगे? वनम, वने, वनानी। उसी प्रकार है जलम, जले, जलानी। ठीक है, और आगे है बिंब। बिंब यानी कि परछाई, अपना स्वरूप। शीशे में या दर्पण में या फिर जल में बिंब नजर आता है। ठीक है, प्रतिबिंब, अपना बिंब। ठीक है, तो बिंबम, बिंबे, बिंबानी। अब देखिए आगे द्वितीय विभक्ति के बारे में बताएंगे। कुछ शब्द हैं जैसे वृक्ष। वृक्ष को हम पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत भी मानते हैं क्योंकि वृक्ष सजीव वस्तु भी सजीव प्राणी ही माने जाते हैं वृक्ष। ठीक है बच्चों, तो वृक्ष का द्वितीय विभक्ति में रूप कैसे बनेंगे? वृक्षम, हाँ जी, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ठीक है बच्चों, आगे है पवन। पवनम, पवनौ, पवनान। पवन भी चलायमान है। ठीक है, निरंतर गतिमान रहती है पवन, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके पश्चात है जन। जन यानी कि मनुष्य, प्राणी, लोग। ठीक है, तो जनम, जनौ, जनान। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस पाठ के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द थे जिनके प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत रूप के विषय में चर्चा की गई है। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका उचित विभक्ति के अनुसार, जैसे हमने विभक्ति पढ़ी है प्रथमा और द्वितीय। ठीक है, तो इसी प्रकार से उचित विभक्ति के साथ हमने खाली स्थान भरने हैं। जो हैं देखिए बच्चों, सबसे पहले है त्वम पिबसी। त्वम खाली स्थान, पिबसी। अब देखिए त्वम, कोष्ठक में क्या शब्द दिया हुआ है? हाँ जी, कोष्ठक में क्या शब्द दिया हुआ है बताइए? जल। ठीक है, त्वम जल पिबसी। अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तुम जल को, पानी को पी रहे हो। तो यहां पर जो जल है वो किस कारक के अंतर्गत है, मतलब क्या है वो, शब्द का कौन सा रूप है? तो वो शब्द का कर्म कारक रूप है। तो कर्म कारक के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति में जल का रूप बनेगा जलम। ठीक है बच्चों, जलम। त्वम जलम पिबसी, तुम जल पी रहे हो।
आगे देखिए, छात्रः कोष्टक में दिया हुआ है दूरदर्शन, पश्यन्ति छात्राः, ठीक है, छात्राः दूरदर्शन। अब देखिए, विद्यार्थी दूरदर्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कर्म कारक रूप है, तो क्या आएगा इसमें, दूरदर्शनम, द्वितीया विभक्ति एक वचन रूप, ठीक है। छात्राः विद्यार्थी दूरदर्शन को देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे, वृक्षाः पिबन्ति, वृक्षाः खाली स्थान, पिबन्ति वृक्ष क्या पीते हैं, आपने पाठ के अंतर्गत पढ़ा है कि वृक्ष जल और पवन, हवा, वायु को पीते हैं। तो यहाँ पर भी कारक का कर्म कारक रूप है, तो उसके लिए भी द्वितीया विभक्ति एक वचन, वृक्षाः पवनम पिबन्ति, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, ताः कोष्टक में क्या शब्द दिया हुआ है, कथा लिखन्ति। अब देखिए, वे सभी, ये ताः स्त्रीलिंग का बोधक है, ताः स्त्रीलिंग बहुवचन का बोधक है, तो ताः वे सभी कथा को लिख रहे हैं, तो ये भी कर्म कारक रूप है, तो इसलिए इसमें भी द्वितीया विभक्ति एक वचन, कथा के साथ द्वितीया विभक्ति एक वचन। आगे देखिए, आवाम खाली स्थान, गच्छावः हम दोनों, ठीक है, आवाम हम दोनों। जंतुशाला कोष्टक में क्या शब्द दिया हुआ है, जंतुशाला, गच्छाव ठीक है, द्वितीया विभक्ति के अकॉर्डिंग द्वितीया द्विवचन में धातु रूप दिया हुआ है, ठीक है। आवाम जंतुशालाम, अब ये भी देखिए कर्म कारक का बोधक है ना, तो कर्म कारक के लिए द्वितीया विभक्ति, आवाम जंतुशालाम हम दोनों जंतुशाला को जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे खाली स्थान जिसमें कर्म कारक के अनुसार यानी कि द्वितीया विभक्ति में जो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं उनको द्वितीया विभक्ति के साथ खाली स्थान को भरना था, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, आगे क्या है कि आपके सामने कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि इनमें कर्तृपदानि चिनुत, कर्ता पद को चुनना है। कर्ता कौन होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है उसे क्या कहेंगे, कर्तृपद यानी कि कर्ता। अब देखिए आगे, वृक्षाः नभः शीर्षु वहन्ति। अब देखिए, वृक्ष आकाश को सिर पर ढोते हैं। अब देखिए, वृक्षाः वृक्ष, अब इसमें कौन ढो रहा है आकाश को, वृक्ष, तो कर्ता कौन हुआ, वृक्ष, ठीक है। तो इस पंक्ति का कर्ता हुआ वृक्ष, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं, चहचहाते हैं। अब देखिए, इसमें कर्ता कौन है, कौन चहचहा रहे हैं, क्रिया कौन कर रहे हैं, विहगः यानी कि पक्षी, तो इसका कर्ता होगा विहगः। आगे देखिए, पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। अब कौन देख रहे हैं यहाँ पर, वृक्ष, तो इसका कर्ता कौन हुआ, वृक्ष, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, कृषकः अन्नानि उत्पादयति। अब देखिए, किसान
अन्न का उत्पादन करता है या अन्न को पैदा करता है। अब देखिए क्रिया कौन सी हो रही है? पैदा करना। पैदा करता है तो कौन करता है? कृषक। कृषक, तो इसका कर्ता कौन हुआ? कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। तालाब में मत्स्याः मछलियाँ, मत्स्याः मछलियाँ हैं। अब देखिए तालाब में मछलियाँ हैं तो कौन रहती है तालाब में? मछलियाँ। तो इसलिए इसका कर्ता कौन हुई? मछलियाँ। ठीक है बच्चों, अब ये हमने पंक्ति में जो क्रिया कर रहा है उस कर्ता पद को चुना। अब आगे देखते हैं। हाँ जी, चतुर्थ प्रश्न है आपका कि आपको प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। ठीक है, जो आपने पाठ पढ़ा है उसी के अंतर्गत प्रश्न है। ठीक है, तो उन प्रश्नों के आपको एक पद में उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वृक्षाः कै पातालम स्पृशन्ति। अब आपने पढ़ा था कि वृक्ष किन के द्वारा, किसके द्वारा, कई किसके द्वारा पाताल को छूते हैं? तो किसके द्वारा? पादै, पैरों के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे हैं, वृक्षाः किम रचयन्ति। अब बताइए वृक्षाः, वृक्ष किसकी मतलब क्या रचना करते हैं? क्या रचना करते हैं वृक्ष मिलकर? वृक्षाः वनम। ठीक है, तो वृक्षाः वनम रचयन्ति। आगे देखिए, विहगाः कुत्र आसीना। पक्षी कहाँ पर बैठे हुए हैं? कहाँ पर बैठे हुए हैं? कहाँ पर आसीन हैं? पेड़ों की टहनियों रूपी झूलों पर। तो उत्तर क्या होगा इसका? विहगाः शाखा दोलाशु आसीना। ठीक है, शाखा दोलाशु। आगे, कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। हाँ जी, कौतुकेन मतलब उत्सुकता पूर्वक वृक्ष क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे चलते हैं। प्रश्न 5। प्रश्न 5 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है कि आपको समुचित पद के साथ खाली स्थान भरने हैं। समुचित पद कैसे हैं? उसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं विभक्ति वचन के अनुसार। विभक्ति वचन के अनुसार शब्द के अनेक रूप जो आपको खाली स्थान में भरने हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ पर उन्हीं शब्द के भिन्न भिन्न रूपों के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शब्द कौन सा है? विभक्ति। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। अब देखिए प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत शब्द कौन सा है? गज। अब देखिए गज के प्रथमा विभक्ति के रूप बनेंगे गजः, द्विवचन में गजौ, गजाः। ठीक है बच्चों, गजः, गजौ, गजाः। द्वितीय शब्द कौन सा है? अश्व। अश्व का शब्द रूप होगा अश्वः, प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत है। ठीक है, ये अश्वौ, अश्वाः। ठीक है बच्चों, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। एक हाथी, दो हाथी, सभी हाथी। अश्वः घोड़ा, एक घोड़ा, दो घोड़े, सभी घोड़े। अब आगे द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में देखिए शब्द कौन से हैं? सबसे पहले है सूर्य। अब देखिए सूर्य का द्वितीया विभक्ति रूप क्या बनेगा? सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। जैसे हमने पहले वीडियो में शब्द रूपों के विषय में बालक शब्द रूप के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसी प्रकार से
इन शब्दों के भी बालक शब्द रूप की तरह ही रूप बनेंगे। आगे शब्द कौन सा है? चंद्र। चंद्र का द्वितीय विभक्ति चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। ठीक है बच्चों, चंद्र, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। आगे देखिए तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में शब्द कौन से हैं? विडाल, ठीक है, और मंडूक। विडाल बिल्ली, मंडूक मेंढक। आप देखिए तृतीय विभक्ति में विडाल का क्या रूप बनेगा? विडालेन, विडालाभ्याम, विडालई। आगे शब्द कौन सा है? मंडूक, मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकई। हाँ जी, मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकई, ये थे तृतीया विभक्ति के रूप। ठीक है, अब आगे देखिए चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में शब्द कौन से हैं? वो है सर्प, सर्प मैंने सांप, सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य, सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, आगे कौन सा शब्द था? वानर। अब देखिए वानर के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। ठीक है बच्चों, वानर बंदर, सर्प सांप, सांप के लिए, दो सांपों के लिए, सभी सांपों के लिए, इसी तरह से वानर शब्द का। ठीक है, अब इसके पश्चात है पंचमी विभक्ति। हाँ जी, पंचमी विभक्ति में शब्द कौन कौन से हैं? वो हैं मोदक। हाँ जी, मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य। वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। अब देखिए पंचमी विभक्ति में और चतुर्थी, तृतीया, पंचमी और चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी जो द्विवचन है वो एक समान होंगे। जो द्विवचन है वो एक समान होंगे। ठीक है, जैसे विडालाभ्याम, मंडूकाभ्याम, सर्पाभ्याम, वृक्षाभ्याम, ये सभी सब। और जो बहुवचन रूप है वो चतुर्थी और पंचमी के एक समान होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में शब्द कौन से हैं? जन, जन यानी के लोग। जनस्य, जनयो, जनानाम,
अब आगे कौन सा शब्द है? शुकस्य, शुकयो, शुकानाम। हाँ जी, शुक तोता, शुक यानी के तोता, शुकस्य, शुकयो, शुकानाम। अब आगे सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के रूप हैं, शब्द कौन से हैं जिनके हमने रूप बताने हैं? वो हैं शिक्षक और मयूर। तो शिक्षके, शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। इसी प्रकार से मयूर, मयूर यानी के मोर, मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। अब देखिए, ये थी सातों विभक्तियां। कारक में, हाँ जी, कारक में कितने होते हैं? कारक संख्या में 8, ठीक है, जिनके हमने विभिन्न रूप पढ़े, ठीक है। कारक है 8। प्रथमा यानी के कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया, तृतीया कौन सा कारक है? तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी, षष्ठी संबंध काके की, सप्तमी अधिकरण और अंतिम कौन सा कारक होता है? संबोधन, ठीक है बच्चों। संबोधन, जब हम संबोधन में रूप बनाते हैं तो वो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति के साथ हे या अरे शब्द के, अरे शब्द के प्रयोग के साथ संबोधन कारक बताया गया है। जैसे जैसे हे गजः, हम यहीं पर देखते हैं हे गजः, इसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। हे गजौ, हे गजाहा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें दिया हुआ है बालक, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाहा। इसी तरह से नर्तक, नर्तक यानी के नाचने वाला, ठीक है। नर्तक में हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाहा, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये शब्दों के, भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न रूपों को पढ़ा। अब देखिए, जो हमने इन सभी विभक्तियों में इन शब्दों को पढ़ा, अब इन शब्दों के बारे में भी जानना जरूरी है कि ये कैसे शब्द हैं। तो ये सभी शब्द किस प्रकार के हैं? हाँ जी, ये सभी शब्द किस प्रकार के हैं? ये सभी शब्द हैं आकारांत पुल्लिंग। हाँ जी, ये सभी शब्द किस प्रकार के हैं? आकारांत पुल्लिंग। आकारांत पुल्लिंग कैसे? आप देखिए, सभी शब्द पुल्लिंग जाति का तो बोध करवा ही रहे हैं, साथ में ये आकारांत भी है। आकारांत यानी के जिन शब्दों के अंत में अ का बोध होता है, मतलब अ आता है, अन्य कोई स्वर नहीं आता, सिर्फ अ जिनके अंत में है उन्हें क्या कहेंगे? आकारांत पुल्लिंग। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अकार का प्रयोग किया गया है या अकारांत जिनके आकार जिनके अंत में है, उन्हें क्या कहेंगे? आकारांत पुल्लिंग, ठीक है बच्चों। जैसे गज, अश्व, सूर्य, चंद्र, विड़ाल। आप इन शब्दों के मूल शब्द के बारे में विचार कीजिए तो इन सभी शब्दों के अंत में आकार ही है, अ ही आता है ना, तो इसलिए ये आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे अन्य प्रश्न है। हाँ जी, छठा प्रश्न है इसमें, भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। हाँ जी, भिन्न प्रकृति,
प्रकृति यानी कि जो भिन्न स्वभाव वाला है उस शब्द को आपने चुनना है। जैसे दिया हुआ है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब देखिए गंगा, यमुना, नर्मदा ये क्या है? नदियों के नाम हैं। लेकिन लता क्या होता है? बेल। ठीक है, तो इसमें लता क्या हुआ? भिन्न प्रकृति का शब्द है। आगे देखिए उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। अब देखिए इसमें प्रथम 3 शब्द जो हैं वो किसमें? वृक्ष से संबंधित। जैसे उद्यान में वृक्ष होते हैं, हाँ जी, कुसुम वृक्ष पर लगते हैं फूल, ठीक है, और फलम ये सभी वृक्ष से संबंधित वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चित्रम एक भिन्न प्रकृति का शब्द है। उसी प्रकार से लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। अब देखिए लेखनी कलम जिससे हम लिखते हैं, पेन, और तुलिका मापने वाली मापिका। ठीक है, हाँ जी। आगे क्या है? पाठशाला। अब देखिए ये पाठशाला में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, लेकिन चटका क्या है? वो पक्षीवाचक शब्द है। ठीक है, पक्षी जाति का बोध करा रही है, तो चटका इसमें भिन्न प्रकृति का शब्द है। आगे देखिए आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम आम, कदलीफलम केला, नारंगम नारंगी या संतरा। ठीक है, तो ये सभी फलों का बोध करा रहे हैं। लेकिन मोदक लड्डू, मोदक को क्या कहेंगे? मिठाई। तो इसलिए भिन्न प्रकृति का शब्द कौन सा हुआ? मोदकम। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे वृक्षः पाठ के अंतर्गत अभ्यास कार्य, जिसमें हमने भिन्न भिन्न शब्दों को पढ़ा और उनके विभिन्न रूपों के विषय में जाना। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसे आप ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें और अपनी कक्षा पुस्तिका में इस पाठ को हिंदी अनुवाद सहित अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ।